हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिकों के लक्षण। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, आयनिक कंपाउंड्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो मैंने स्टार्ट किया है वो है फर्स्ट कैरेक्टर है फिजिकल स्टेट। तो ये बता दूं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन कलरलेस सॉलिड्स होते हैं। समझ गए ना बच्चों कि जो आयनिक यौगिक हैं ये रंगहीन क्रिस्टली ठोस होते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज आयंस आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर इन क्रिस्टल लैटिस। क्योंकि क्रिस्टल लैटिस में जो आइंस होते हैं, निगेटिव आइंस और पॉजिटिव आइंस, वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं। तो समझे बच्चों कि आयनिक यौगिक रंगहीन क्रिस्टली ठोस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो धनायन और ऋणायन हैं वो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होकर और एक क्रिस्टल जालक का फॉर्मेशन करते हैं। समझ गए ना? तो मैंने यही लिखा है कि आयनिक कंपाउंड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकॉज आयंस आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर इन क्रिस्टल लैटिस। आयनिक यौगिक रंगहीन क्रिस्टली ठोस होते हैं क्योंकि क्रिस्टल में आयन नियमित क्रम में स्थित होते हैं। यहाँ तक बात समझ गए? तो फर्स्ट कैरेक्टर है कि सीधा सा है कि आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन कलरलेस सॉलिड्स, पहली पॉइंट। दूसरा है हार्ड एंड ब्रिटल नेचर, कठोर और भंगुर गुण। समझ गए ना? तो देखो, हार्ड नेचर मतलब जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं आर वेरी हार्ड इन नेचर। इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। समझ गए ना? इसके अलावा ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल नेचर का मतलब है कि जरा सा फोर्स लगा दिया जाए इन पर तो ये टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इनमें फोर्स लगाते हैं तो इनकी जो लेयर्स हैं, क्रिस्टल लैटिस जो प्लेन होते हैं, क्रिस्टल प्लेन जो होते हैं वो खिसक जाते हैं। ऐसे में जो सेम चार्ज वाले आयंस हैं वो आमने सामने आ जाते हैं और ऐसे में उनमें इतना रिपल्सन लगता है कि वो एक दूसरे को दूर हटा देते हैं और क्रिस्टल सॉलिड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यही मैंने लिखा है कि दे आर वेरी हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, मतलब कैटायन और एनायंस। एंड ब्रिटल इन नेचर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लेयर्स। ठीक है, लेयर of the crystal of a crystal on the other layer by application of external force when like ions come in front to each other and the repulsion force come into play which breaking the crystal। देखो मैं इसको अभी आपको डायग्राम से समझाता हूँ, पहले आप इसे नोट करें। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा बहुत ही वेरी हार्ड और ब्रिटल नेचर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा कि जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जो आयंस होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और आता है कि ब्रिटल नेचर क्या है? तो ब्रिटल नेचर का मतलब जरा सा फोर्स लगा तो टुकड़ों में टूट जाना। ये क्या है? ब्रिटल नेचर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं आयनिक क्रिस्टल में उनके जो लैटिस प्लेन है, मतलब हम ये कहें कि ये क्या है, लैटिस प्लेन, तो ये फोर्स लगाने से मान लो इस तरह से खिसक गए, आपने फोर्स अप्लाइड किया तो ये खिसक गई, एक लेयर खिसक गई। तो ऐसे में सेम चार्ज वाले आयंस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और उनके बीच में जब रिपल्सन ऑपरेट होता है तो वो एक दूसरे से क्या हो गए, एक परत अलग हो गई और इस तरह से ब्रेक होके वो क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल अलग अलग उसके आयंस टूट जाते हैं टुकड़ों, इस तरह से ब्रेकिंग हो जाती है। तो समझे बच्चों कि आयनिक यौगिक अत्यधिक कठोर और भंगुर होते हैं। कठोरता आयनिक के बीच में प्रबल आकर्षण के कारण है और जो भंगुरता है वो बल लगाने से परतों के खिसकने के कारण। समान आवेश वाले जब आयन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया कि फोर्स लगाए तो ये परत खिसक गई ऊपर की, तो सेम चार्ज के आयन एक दूसरे के सामने आ गए। इनका जो रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है, वो इनको
अलग अलग कर देता है और यही कारण है कि इनमें क्या आ जाती है, भंगुरता। तो ये डायग्राम आप बना। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है या कैरेक्टर है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ये काफ़ी हाई होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आयंस हैं, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बॉन्डेड रहते हैं, बंधे होते हैं। ऐसे में उनको ब्रेक करने के लिए, उनका डिसोसिएशन करने के लिए हाई अमाउंट की एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। समझे बच्चों कि जो आयनिक यौगिक हैं इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके जो आयंस हैं प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, इनको वियोजित करने के लिए बहुत उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यही मैंने लिखा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हाई बिकॉज ions of crystal are tightly held together by strong electrostatic force of attraction, therefore require large amount of energy for breaking of ions। समझे बच्चों कि आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनमें प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण होता है, जैसे आयन स्थिर, क्योंकि इनमें जो आयन है वो प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण बंधे रहते हैं, जिनके आयनों को वियोजित करने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे NaCl सॉलिड है, हम इसको ब्रेक करें तो लगभग 1000 केल्विन के टेम्परेचर की जरूरत होगी, तब ये Na+ और Cl लिक्विड फॉर्म में एक दूसरे से आयंस अलग होंगे। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं बता दूं, उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। रीजन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। फिर आता है सॉल्युबिलिटी। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर मीडियम या पोलर सॉल्वेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो आयंस को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होते हैं जिससे उनके आयनों के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है और वो जल्दी ही डिसोसिएटेड हो जाते हैं। तो अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं। क्यों? क्योंकि वाटर का सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अगर एक नॉर्मल सॉल्वेंट्स में देखें, और इसलिए और जितना ज़्यादा हम ये बता दें कि जितना ज़्यादा सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो आयनिक कंपाउंड्स उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो यही मैंने लिखा है कि सॉल्युबल कि आयनिक कंपाउंड्स, मतलब यहाँ पर आ जाएगा कि आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar solvent because they are ionized in polar solvent and solubility increases with increased dielectric constant of solvents। मतलब जितना ज़्यादा जो है पोलर सॉल्वेंट का जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही ज़्यादा आयनिक कंपाउंड की क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। जैसे H2O है तो 81 है, मिथाइल अल्कोहल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, 35 है, एथाइल अल्कोहल 27, एसीटोन 21, ईथर 4.1। इसका मतलब है कि H2O जो है वो जो आयंस हैं, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कितना कम कर देता है, 81 टाइम्स। ऐसे में आयंस जल्दी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये कहें कि यही आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबल जो है कंपाउंड्स आयनिक वो इसमें डिसॉल्व होते हैं। तो समझे बच्चों कि जो आयनिक यौगिक हैं वो किस में विलय होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में, और विलायक का द्विध्रुव जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक जितना ज़्यादा होगा आयनिक यौगिक उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो मैंने यही लिखा है कि आयनिक यौगिक, समझ गए ना, ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं क्योंकि आसानी से आयनीकृत हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं तथा विलायक का परावैद्युतांक बढ़ने से विलेयता क्या होगी बच्चों, बढ़ती है। समझ गए बच्चों कि जितने भी आयनिक यौगिक हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय माध्यम में विलय, ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स आर इजिली डिसोसिएटेड इनटू आयंस इन पोलर
पोलर मीडियम, क्योंकि वो ध्रुवीय माध्यम में बहुत जल्दी आसानी से आयनीकृत हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। और जितना ज़्यादा माध्यम का परावैद्युतांक होगा, मतलब विलायक माध्यम का, उतने अधिक सॉल्युबल होंगे। तो इसका मतलब इन सारे सॉल्वेंट्स को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल किसमें होंगे? वाटर में। तो यहाँ तक आप लिखें। अब देखो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। तो मैं बता दूं कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं या आयनिक कंपाउंड्स हैं वो अपनी सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। समझे ना क्यों है ऐसा? क्योंकि जब तक वो सॉलिड स्टेट में हैं उनके आयंस जो हैं वो बंधे होते हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स से, इसलिए मूव नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम इन्हें फ्यूज्ड स्टेट में लाते हैं या सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्यूशन में रखते हैं या वाटर सॉल्यूशन देते हैं इनका, ये गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ऐसा क्यों है? क्योंकि फिर आयंस फ्री हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ईजिली क्या करते हैं? मूव होते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि दे आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट, बिकॉज इन मेल्ट स्टेट आयंस आर free to move in the presence of electric field, but in solid state they are held together by ठीक है strong electrostatic force। समझे बच्चों कि ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुछ अलग है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ठोस अवस्था में इनके आयंस बंधे होते हैं, चल नहीं सकते। लेकिन अगर इन्हें गलित कर दिया जाए या पानी में घोल दिया जाए तो इनके आयंस फ्री हो जाते हैं और ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में गतिशील हो जाते हैं, मुक्त होते हैं गति करने के लिए और धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म, समवयवता। मतलब होता है समवयवता का मतलब होता है कि कोई भी जो कंपाउंड्स हैं, जो भी कंपाउंड है कोई भी, वो एक से अधिक केमिकली और फिजिकली प्रॉपर्टीज वाले क्या कराता है? कंपाउंड्स बनाता है। मतलब एक ही फॉर्मूला है लेकिन कंपाउंड्स अलग अलग बन जाते हैं। तो ये देखा गया कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनमें किसी भी प्रकार की स्पेस आइसोमेरिज्म नहीं मिलती, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का है। मतलब है कि अट्रैक्शन किसी भी डायरेक्शन से लग सकता है, जबकि स्पेस आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी होता है कि बॉन्ड कैसा होना चाहिए? डायरेक्शनल नेचर का। हम उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज करते हैं तो एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल कंपाउंड से अलग होती है, मतलब वो आइसोमर में चेंज हो जाता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड में किसी भी प्रकार का स्पेस आइसोमेरिज्म नहीं होता, क्योंकि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। तो समझे बच्चों कि जो आयनिक यौगिक हैं इनमें समवयवता नहीं मिलती, त्रिविम समवयवता, क्योंकि जो आयनिक बंध है वो दिशाहीन होता है, एदिशिक नेचर का होता है, अर्थात उसकी कोई दिशा नहीं होती। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए प्लस और माइनस में अट्रैक्शन किसी भी डायरेक्शन से लग सकता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो वहां पर अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड होता है तो उसमें आइसोमेरिज्म मिलती है। फिर आता है, तो समझ गए बच्चों, यही मैंने लिखा है कि डू नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म ड्यू टू द नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक त्रिविम समवयवता नहीं दर्शाते क्योंकि आयनिक बंध एदिशीय होता है। केमिकल रिएक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि आयंस तो वैसे भी रिएक्टिव होते हैं और इसलिए इनकी जो रिएक्शंस हैं बहुत फास्ट होती हैं, चाहे वो एसिड बेस रिएक्शंस हो, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो, प्रेसिपिटेशन हो, इनमें बहुत फास्ट रिएक्शंस पाई जाती हैं। तो आयनिक जो कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं? एक फास्ट रिएक्शन देते हैं, अर्थात यही मैंने लिखा कि हाई रिएक्टिव एंड गिव फास्ट रिएक्शंस। समझिए बच्चों कि ये जो है बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं और इनमें तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। इनमें एक प्रॉपर्टी और बता दूं जो मिलती है और वो है क्या? आइसोमॉर्फिज्म। हालांकि मैंने इसको सॉलिड स्टेट में टोटल कंप्लीट बताया है, फिर भी यहाँ बता दूं कि इनमें एक प्रॉपर्टी और मिलती है, वो है आइसोमॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म का मतलब होता है, इसका मतलब है समरूपता। समझे बच्चों, समरूपता का मतलब होता है कि और मोर आयनिक crystals having same chemical composition। समझिए ना, मतलब टू और मोर आयनिक कंपाउंड्स जो अलग अलग हैं लेकिन उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम होता है। मतलब कॉम्पोजिशन का मतलब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है,
एलिमेंट्स हैविंग शीट, मतलब है कि उनका जो कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स हैं वो उनका जो परसेंट निकालोगे वो सेम आएगा। और आल्सो एटम्स शो सिमिलर या सेम वैलेंसी, समझे ना। जैसे मैं बता दूं, ये है MgSO4 इंटू 7H2, तो ZnSO4 इंटू 7H2, तो FeSO4 इंटू 7H2। तो आप देख रहे हैं कि इनमें जो है क्या है, सेम केमिकल कॉम्पोजिशन, हर एक एटम, नंबर ऑफ एटम सेम दिख रहे हैं, बस एक एटम बदल रहा है समझ लो, लेकिन उन सब एटम्स की बैलेंस निकाल के देखोगे सेम आएगी, समझ गए ना। तो ये क्या कहलाते हैं इस तरह से, जैसे और भी हैं K2SO4 और K2CrO4, है ना। तो ये भी एक क्या है, एलम्स हो गए। एलम्स में आप जाओगे तो K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2, ठीक इसी तरह से K2SO4 इंटू Cr2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2, ये इसी प्रकार NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2। तो समझ गए बच्चों, समरूपता का मतलब है दो या दो से अधिक आयनिक यौगिक जिनके रासायनिक संगठन एक से दिखते हैं और उनके परमाणुओं की संयोजकताएं भी समान होती है, वो समरूप कहलाता है। तो ये आइसोमॉर्फ क्या है, ये आइसोमॉर्फस, और इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, समझ गए ना। जैसे ये लिखे हैं एग्जांपल, ये आइसोमॉर्फस है, ये आइसोमॉर्फस है, एलम्स आइसोमॉर्फस है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं आयनिक कंपाउंड में। इसके अलावा अगर हम और देखें तो कुछ और प्रॉपर्टीज अगर देख लेंगे, आगे देखेंगे, तो इस तरह से ये था आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया। एक बार अच्छे से देखें क्या क्या बताया मैंने। फिजिकल स्टेट तो कलरलेस और सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। कंडक्टर नहीं, सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर है, फ्यूज्ड स्टेट में कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अलावा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, लेकिन आइसो, ठीक है, और जबकि उसमें क्या नहीं मिलती, आइसोमेरिज्म नहीं होती। तो इस तरह से आपने जो भी ये नेचर्स देखी, तो ये था हमारा इनकी कैरेक्टर्स के बारे में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।